हम लोगों की जो कल की क्लास थी उस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं इस बारे में पढ़ा था। यानी कि जो बेसिक डेफिनेशन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ये हम लोग अब अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस फलाना चीज़ को आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहोगे और इस फलाना चीज़ को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। कल की क्लास में मैंने तुमको ये सिखाया था कि अगर आप डिकम्पोजिशन को कैरीड आउट करवाते हो, मतलब तुम चाहते हो कि रियलिटी में क्या हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के टोटल हमारे पास कितने तरीके होते हैं? वी हैव 3 ways टू कैरीड इट आउट। इसके पास हमारे पास कितने तरीके होते हैं? बोलो 3। पहला तरीका, आप डिकम्पोजिशन करवाने के लिए आप एनर्जी जो सप्लाई करते हो, आप उस एनर्जी को हीट के फॉर्म में सप्लाई करो। ठीक है, आप जो एनर्जी सप्लाई करते हो वो आप हो सकता है किसी लाइट के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हो, आप जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई कर रहे हो, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में हम लोगों ने ये टोटल 3 तरीके डिस्कस किए। अब मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे मैं ये वर्ड बोलती हूँ कि हीट के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करो, इसका मतलब ये होता है कि आपको हीट एनर्जी देनी है ना। अब वो हीट एनर्जी आप हीटर के ऊपर रख कर ला रहे हो, या फिर आप वो हीट एनर्जी बर्नर के ऊपर रख के ला रहे हो, या चूल्हा जला रहे हो, या वो आपके स्टोन एज मैन के जैसे पत्थर रगड़ के हीट एनर्जी डेवलप कर रहे हो, वो तुम्हारी चॉइस है यार। या बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो, हांडी 10 फीट ऊपर लगी और नीचे चूल्हा जल रहा है, वैसे कर रहे हो, तुम्हारी मर्जी है। बट बेसिकली वी वांट हीट एनर्जी। ठीक है, हमको क्या चाहिए होती है? बेसिकली हीट एनर्जी चाहिए होती है। अब होता ऐसा है कि ये जो हीट एनर्जी की हम बातचीत कर रहे हैं, इसके अगर हमने दिया तो इसको देने के बाद हमारी जो रिएक्शन है, जो भी हमारा रिएक्टेंट है, वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर आपको क्या दे देता है? प्रोडक्ट दे देता है। तो जब हम किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी कैरी करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और अगर आप उसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को लाइट की मदद से कैरी आउट करवा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, और अगर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के वाया कर रहे हो, अच्छा मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी के वाया करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने घर में जो इंडक्शन होता है उस इंडक्शन के ऊपर रख दिया अपना रिएक्टेंट और फिर आप एनर्जी करवा रहे हो। क्योंकि बेसिकली अगर तुम्हारे घर में इंडक्शन है तो वो जो इंडक्शन होता है वो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? आखिर हीट एनर्जी में तो कन्वर्ट करता है ना। और उस बेसिकली हीट एनर्जी से हम लोग घर में क्या करते हैं? उस इंडक्शन के ऊपर खाना बनाते हैं। पहले के ज़माने में हुआ करता था एक हीटर। ठीक है, मेरे दादी के पास था वो हीटर, एक ग्राउंड शेप का होता था, उसमें बहुत हीटिंग कॉइल लगी होती थी जिगजैग मैनर में। जब हम वो बोर्ड से हीटर को ऑन करते थे तो उसके ऊपर जो भी खाना वाना रखते थे वो पकता था, राइट। तो आप उसको नहीं कहोगे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन करा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन कराने का मतलब होता है कि आपने एक बहुत बड़ा सा बीकर लिया, उसमें एनोड कैथोड ये सब रॉड्स का अरेंजमेंट किया, उसमें एक लिक्विड भरा, मतलब बेसिकली एक सेल के जैसा आप कुछ बना रहे हो, एक बैटरी जैसा कुछ आप क्रिएट कर रहे हो। उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी से रिएक्शन करवाना, है ना। कि घर में मैंने ड्रायर ऑन कर दिया, मैंने घर में हीटर ऑन कर दिया, मैंने बॉयलर ऑन कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, देखो ना हर चीज़ में मैं बिजली का यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको नहीं कहते भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस रिएक्शन को करवाना। ठीक है, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी से करवाने वाली रिएक्शन बेसिकली आखिर होती क्या है, बट फिलहाल के लिए आप जान लीजिए वो कौन होती है? इलेक्ट्रोलिसिस। और सबसे ज़रूरी चीज़, हम लोगों की आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, हम लोगों को आज की क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ना है? आज हम लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखते हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस बला का नाम है। किस उड़ती हुई चिड़िया को आप थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हो? तो ये तो हम लोगों को पता चल गया
कि अगर किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, है ना, किसी भी डीआर को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम कैरीड आउट करवाते हैं, किसकी मदद से कैरीड आउट करवाते हैं? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को बेसिकली क्या कहा जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। बढ़िया। अब क्या है कि आपको मैं फिर आज क्या सिखा रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो मैं कल भी सिखा चुकी थी। तो बेसिकली आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हम लोगों के सिलेबस में हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, ये बेसिकली हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो देखो, जब भी आप कोई भी रिएक्शन कराते हो, चाहे वो थर्मल हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलिसिस हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन ही क्यों ना हो, कुछ रिएक्शंस के रूल्स होते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे, हम आगे डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। इन दोनों रिएक्शंस के रूल्स होते हैं। अगर आपको रूल्स पता है ना, तो ये मैथ्स के जैसा है। ठीक है, कि रूल्स पता है, फॉर्मूलाज पता है, क्या करना है, वैल्यू पुट की, निकाला, ये किया, वो किया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे जो आप रिएक्शन पढ़ो। बट कैसा होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है या फिर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, इनमें कोई रूल नहीं चलता। यानी कि मैं आपको ऐसा अगर बोल दूं कि देख भाई, इस फॉर्मूले को यूज कर, इस फॉर्मूले को यूज करने से तेरे पास ये फलाना प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ो या कोई भी डिकम्पोजिशन पढ़ो, इनके कोई ऐसे स्पेसिफिक रूल्स नहीं होते कि आपने ये पर्टिकुलर रूल पढ़ लिया और उस एक रूल से सारी रिएक्शन बन रही है। ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, कि एक रूल सीखने से सब कुछ आ जाता है वहाँ। तभी स्टूडेंट को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छी लगती है कि अरे वाह, ये तो हम लोग अपने हाथों से खुद लिख पा रहे हैं प्रोडक्ट, है ना। लेकिन जब बात आती है डिकम्पोजिशंस की या जब बात आती है कॉम्बिनेशन की, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है, मतलब आप रिएक्टेंट को ले रहे हो, रिएक्टेंट को कंबाइन करके क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। या आपने रिएक्टेंट को लिया, रिएक्टेंट डिकम्पोज होके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ता है, आपको रिएक्शंस करके एक्चुअली में देखना पड़ता है। और जब आपको रिएक्शंस एक्चुअली में करके देखते हो, तो उस रिएक्शन में जो जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके टेस्ट करने पड़ते हैं। लैब्स में आपको टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं मैं एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ, फॉरेंसिक डॉक्टर के पास एक लेट से सर्टेन डेड बॉडी आई, वो उसके पोस्टमार्टम उसने किया, उसमें वो चेक कर रहा है कि इस इंसान ने मरने से पहले क्या क्या खाया था, है ना, उसके पेट वेट के अंदर से निकाल के। फिर वो देखता है कि कहीं इस खाने की चीज़ में कोई केमिकल मिक्स तो नहीं है, कहीं कोई इसको नींद की दवाई तो नहीं दे दी किसी ने, कहीं किसी ने इसको जहर तो नहीं दे दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर जहर दिया है तो कौन सा वाला जहर दिया है। अब जहर खाने के अंदर से, वो भी डाइजेस्टेड फूड, पेट के अंदर से हेलो करके तो बोलेगा नहीं, हेलो हेलो मैं जहर बात कर रहा हूँ, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। मैं ये वाली कैटेगरी का जहर हूँ, मैं ये वाला इंसेक्टिसाइड हूँ। तो ऐसे में वो लोग टेस्ट करते हैं लैब में, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर आपका कंपाउंड आया है, इसमें क्या मौजूद है। जैसे कुछ सालों पहले मैगी के ऊपर बहुत बवाल मचा था कि मैगी में लेड नामक एक धातु पाई जा रही है। तो जिनको, जो आपके फूड्स वाले जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, ठीक है, जिनका ये काम होता है चीज़ों को, खाद्य प्रोडक्ट्स को टेस्ट आउट करना, वो यही तो करते हैं। वो टेस्ट कर करके देखते हैं कि कौन सा केमिकल किस पर्टिकुलर चीज़ में मौजूद है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में चीज़ों को पता करने के टेस्ट होते हैं, जो कि आप करोगे भी। अगर आप 11th-12th में कॉलेज मतलब स्कूल जा रहे हो, तो आप ये टेस्ट ज़रूर करोगे। आपको टेस्ट दिए जाते हैं, आप उन टेस्ट से पता लगाते हो कि अच्छा इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं। जैसे मैंने क्या बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब से मान लेते हैं आपकी कुछ गैसेस निकल रही है, अब आपको डाउट है कि ये गैस कौन सी है। मैंने तुमको ऑप्शन दिया, ये अमोनिया भी हो सकती है, ये CO2 भी हो सकती है। तो लास्ट क्लास में मैंने तुमको क्या सिखाया था कि अगर अमोनिया है तो एक ग्लास रॉड ले लो, HCl में डुबकाकर
उस अमोनिया जहां से मतलब गैस निकल रही है उसके सामने जाके फुलझड़ी के जैसे ग्लास रॉड को रख दो, तो जो गैस ऊपर आ रही होगी जब वो उस ग्लास रॉड के संपर्क में आएगी ना तो एक वाइट 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 कलर की फ्यूम्स बन जाएंगी। जब कैसा होता है भूत आता है मूवी में तो कैसा होता है वाइट 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 धुआं कर देते हैं, बस वैसी एक वाइट कलर की फ्यूम्स बन जानी है और आप बोल सकते हो कि हाँ ये पर्टिकुलर गैस मेरी कौन सी है, अमोनिया है। अगर आपको ये पता करना है, अगर आपको डाउट है कि आपकी गैस CO2 हो सकती है तो आप उस CO2 गैस को कलेक्ट कर लो दूसरी टेस्ट ट्यूब में। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि हम कैसे कलेक्ट करते हैं, और उसके अंदर लाइम वाटर डाल दो। अगर लाइम वाटर डालने के बाद आप थोड़ा सा शेक करने के बाद अगर आपका लाइम वाटर मिल्की मिल्की हो चुका है, क्लाउडी क्लाउडी हो चुका है, तो इसका मतलब हाँ वो जो गैस उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में थी वो पर्टिकुलर गैस आप लोगों की क्या है, CO2 है। तो बेसिकली चाहे गैस हो या चाहे कोई दूसरा सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस हो, हर चीज को टेस्ट करने के हमारे पास केमिस्ट्री में तरीके होते हैं। तो होता है ऐसा है कि कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस प्रोडक्ट को पहले से बताने के लिए आपके पास ऐसा कोई सेट डिफाइंड रूल नहीं है कि इस पर्टिकुलर रूल से मैडम ये प्रोडक्ट बनेगा, इससे ये बनेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअल में चीज़ों का डिकम्पोजिशन किया जाता है। उन एक्चुअल के डिकम्पोजिशन को जब प्रोडक्ट बनता है तो उनको अलग अलग टेस्ट से पता लगाया जाता है कि अच्छा इसमें ये बना, अच्छा इसमें वो बना, और फिर तुम लोगों के सामने बाहर दुनिया में ये बात पब्लिश होती है कि इसकी डिकम्पोजिशन से ये बनता है। ठीक है, फिर तुम्हारे सामने ये पता चलता है कि इसके डिकम्पोजिशन से ये बना। तो बेसिकली ये होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होती हैं, स्पेशली डिकम्पोजिशन और स्पेशली कॉम्बिनेशन, इनके प्रोडक्ट्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो प्रोडक्ट अगर किसी बुक में लिख कर दिया है और अगर तुम उस प्रोडक्ट को सोच कर घबरा रहे हो कि अरे यार ये प्रोडक्ट कैसे बना होगा, ये मुझे क्यों नहीं आ रहा है, अगर पेपर में कल को कोई अननोन सब्सटेंस दे दिया तो उसका मैं प्रोडक्ट कैसे लिख पाऊंगा, मेरे को तो इतने सारे प्रोडक्ट तो पता ही नहीं है। तो देखो मैं एक सिंपल चीज़ बताती हूँ कि डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट याद ही करने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर हम थोड़ा बहुत जनरलाइजेशन कर लेते हैं जो कि मैंने कल की क्लास में बताया था और मैं आज फिर बता दूंगी। बट हर डिकम्पोजिशन या हर कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट के रूल्स आपके सामने हो ऐसा नहीं होता। फिर मैडम याद कैसे रहते हैं पढ़ाने वालों को, टीचर्स को? क्योंकि देखो हम खुद पढ़े हैं, हो सकता है हमने आगे की स्टडीज़ की हो, उसमें हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा हो, हमने और आगे की स्टडी की उसमें हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री रहा हो, फिर हम पढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली जब भी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमारे आँखों के सामने से बहुत सारी रिएक्शंस होकर गुजरती हैं। अच्छा ये रिएक्शन देखी, अच्छा ये रिएक्शन देखी, तो अल्टीमेटली उसी चीज़ को बार बार देखते देखते हमारे दिमाग में ना वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड स्टोर हो जाती है। तो यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको चीज़ें दिमाग में स्टोर करनी पड़ती हैं कि अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो रिएक्शन से ये प्रोडक्ट बन रहा है, अच्छा तो ये होगा, फिर उसी के सहारे आप रिएक्शंस में आगे बढ़ते हैं। तो पहले इस बात को लेके बिल्कुल नहीं घबराना है कि इसमें कोई रूल्स नहीं है, और नहीं है भैया नहीं है, क्या कर सकते हैं, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल जजमेंट के बेसिस पे होता है। तो क्या मैं अब एक्सपेरिमेंट करूंगा जब भी पेपर में सवाल आएगा मुझको? नहीं। तो इस बेसिकली आपको ऐसा कोई सवाल नहीं दिया जाएगा जो आपकी टेक्स्ट बुक से बिलोंग नहीं करता हो, ठीक है, पहली बात तो ये। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में एज सच घबराने वाली कोई चीज़ नहीं। अब हम लोग मूव करते हैं इलस्ट्रेशंस की तरफ। देखो तो मैं कुछ सेट ऑफ इलस्ट्रेशंस लेती हूँ, उनके वाया आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। पहला इलस्ट्रेशन जो हमने लिया उसमें हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, ठीक है। हम लोग किसके डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं? कार्बोनेट्स के। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कार्बोनेट्स होते क्या हैं। अच्छा कौन से वाले कार्बोनेट, थोड़ा मैं वो भी मेंशन कर दूं, मेटल कार्बोनेट्स, ठीक है। मैं किसको मेंशन कर देती हूँ? मेटल कार्बोनेट्स को मेंशन कर देती हूँ। तो पहले तो मेटल तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं। मैंने कहा मैग्नीशियम, तुमने कहा जिंक, किसी और ने कहा कैल्शियम, किसी और ने कहा हाइड्रोजन नहीं सॉरी, किसी और ने कहा आप लोगों का मर्क्यूरी, कुछ भी हो सकता है। मेटल्स की कोई कमी तो है नहीं हमारी लाइफ में, हम मेटल्स बहुत सारे ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले लो। हाँ बट कार्बोनेट तो फिक्स है ना भाई, CO3 2 नेगेटिव, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहा जाता है? कार्बोनेट। अब जब भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो इन कार्बोनेट्स की
तो मैंने तुम्हें कल की क्लास में ये चीज़ बताई है कि आगे जाके आप मेटल एंड नॉन मेटल्स में इस चीज़ को वैसे पढ़ोगे, बट अभी सुन लो कि किसी भी मेटल कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहा जाता है, बोलो क्या? कैल्सीनेशन। क्या कहा जाता है इसको? कैल्सीनेशन। तो मान लेते हैं मेरे पास एक मेटल कार्बोनेट है। अब मैंने क्या कहा, मेटल तो बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, तो हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे कि वहाँ पे प्रियांशु बोल रहा है मैडम ये वाला मेटल, और आदित्य बोल रहा है ये वाला मेटल, और वर्धिनी कह रही है ये वाला मेटल, या फिर क्रिश कह रहा है ये वाला मेटल। हम लोग ऐसे झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग उसमें एक बोल लेते हैं कि चलो एक जनरल बीच का सोल्यूशन, मेटल को मैडम आप M रखो, कार्बोनेट को आप CO3 रखो। अब मेटल चाहे जो होना है होते बैठे, हमें उससे क्या। अब मैं कह रही हूँ इस मेटल कार्बोनेट को हीट करो, यानी कि थर्मल डिकम्पोज करो। तो चाहे आपके पास कोई भी मेटल हो, जब भी आप मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे, उस मेटल कार्बोनेट के हीटिंग की वजह से CO2 गैस बाहर भाग जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ पे आप लोगों को मेटल के साथ बोलो क्या मिलेगा? एक ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि व्हेन आई हीटेड माय मेटल कार्बोनेट, ठीक है, तो मेरे मेटल कार्बोनेट को हीट करने से मेरे पास क्या बना? मेरे पास मेटल ऑक्साइड बना, क्योंकि मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा है इसलिए ऑक्साइड। और क्या बना? मेरे पास CO2 गैस इवॉल्व हुई। अब मान के चलते हैं पेपर में तुम्हारे टीचर ने इस तरीके का काम तुम्हारे साथ कर डाला। उन्होंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें उन्होंने लिख दिया जिंक कार्बोनेट, बताओ प्रियांशु इसका थर्मल डिकम्पोजिशन वाला प्रोडक्ट है ना। मैंने यहाँ लिख दिया MgCO3 और मैंने कहा कि लाओ ओम इसका प्रोडक्ट बताओ। तो आपको घबराना नहीं है आपको ये देखना, अच्छा मेटल कार्बोनेट, ला अब भी तेरा प्रोडक्ट लिखते हैं। कैसा? आपका CO2 बाहर दोनों ही केसेस में, और बताओ साथ में और क्या प्रोडक्ट लिख देना है आपको? Zn और Zn के साथ O, और यहाँ पे Mg और Mg के साथ O। खत्म बात। क्लियर है वाली चीज़? ऐसी होती है पढ़ाई, ठीक है, ऐसी होती है पढ़ाई। ऐसे में आप क्या करते हो? जनरलाइजेशन कर लेते हो कि हाँ जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट्स हैं उन मेटल कार्बोनेट्स को हीट करने से हमारे पास ये फलाना प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, जिसमें CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, और साथ ही साथ में हम लोगों को क्या मिलता है? आप लोगों का मेटल का ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है? मेटल का ऑक्साइड मिलता है, बराबर। तो ये मैंने किसके लिए रूल बना लिया? आप लोगों के, ये किसके लिए रूल बना लिया? ये मैंने रूल बना लिया मेटल कार्बोनेट्स के लिए। अब मान लेते हैं पेपर में तुमको ये दे दिया उसने, ठीक है, कि चलो आपके पास CaCO3 है, आप उसको डिकम्पोज करो। आपके पास मान लेते हैं Na2CO3 है, आप उसको डिकम्पोज करो, है ना। ये इस तरीके से उसने चीज़ें दे दी। तो अब मान लेते हैं उसने दे दिया CaCO3 का डिकम्पोजिशन, तो तुम क्या नहीं लिख पाओगे CaCO3 का डिकम्पोजिशन? मेरे हिसाब से तो लिख लोगे। ये CO3 मतलब कौन? कार्बोनेट। और जब भी दुनिया में कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाएगा, बोलो क्या बनेगा? CO2। और क्या रह जाएगा? मेटल के साथ बोलो क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन। बन गया हमारा प्रोडक्ट, बन गया हमारा प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं हमें प्रोडक्ट लिखने में। बताओ क्या लिख लेंगे? बिल्कुल लिख लेंगे। यही चीज़ पता है तुम लोगों के NCERT के टेक्स्ट बुक में, ये चीज़ आपकी NCERT के टेक्स्ट बुक में कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इस CaCO3 को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। जो तुम्हारे मार्बल्स होते हैं ना घरों में जो लगाए जाते हैं, वो मार्बल्स, या फिर अंडे का छिलका, एग शेल्स, अच्छा एग की स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, ठीक है, एग शेल्स, ये सब किसके बने हुए होते हैं? आपकी चौक, ये किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। अगर आप इसको क्या करोगे? अगर आप इसको हीट करोगे तो तुम्हें दिख ही रहा है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। डन, अच्छा बढ़िया है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हम लोगों ने मतलब पकड़ ली। अच्छा और क्या है अभी आप लोगों का? अब एक बात सुनो, नीचे आ गया सोडियम कार्बोनेट। मैंने कहा कि सोडियम कार्बोनेट की हीटिंग करो, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं है मैडम, हम कर देते हैं अभी अभी सोडियम कार्बोनेट की हीटिंग करने से ये तो हम लोग कंफर्म है कि एक CO2 गैस बाहर निकलेगी, ये हमने लिख दी CO2। अब देखो कई स्टूडेंट्स जिन्होंने 9th नहीं पढ़ी होती है, ये 9th को भूल जाते हैं, वो रट्टा मारने में फोकस करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिख देते हैं, Na के पीछे लगा देंगे O। फिर जब आप उनका काटोगे ना तो वो आपको चिल्लाएंगे, अरे मैडम आप ऐसे कैसे काट सकते हो, Na के बाजू में O ही तो लगाया, आपने भी तो देखो ना वही सिखाया था। तो उन लोगों को फिर बताना पड़ता है कि देखो जब भी आप कभी भी कुछ नया प्रोड्यूस करो तो नई प्रोड्यूस वाली चीज को हमेशा 9th स्टैंडर्ड के लॉजिक के अकॉर्डिंग क्रिस क्रॉस करके देखना चाहिए। सोडियम की वैलेंसी बोलो कितनी है? +1। ऑक्सीजन की वैलेंसी बोलो कितनी है? -2।
तो इस हिसाब से ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, सोडियम से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से, यानी कि फॉर्मूला वुड बी Na2। ठीक है। अब कई लोगों को लगता है कि नहीं यार तो रटवा रहे हैं, क्या कहीं 2 लगाना है, कहीं 1 लगाना है, हमको कैसे पता चलेगा कहाँ 2 लगाना है, हमें कब से पता चलेगा कि 1 लगाना है। तो इसका एक ही नियम है, जब भी आप केमिस्ट्री में कुछ नया आयोनिक कंपाउंड बनाओ, हमेशा उसकी वैलेंसीज को देखो, उसका क्रिस क्रॉस करके देख लो। ठीक है। अगर वो क्रिस क्रॉस करने के बाद जो आए वो चीज़ यूज़ करनी है। यहाँ पे मैडम 2 क्यों नहीं आया, CaO में आपने 2 क्यों नहीं लिखा, वो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, और ये दोनों कट जाएंगे, और कटने के बाद तो 1 बचेगा, और 1 का अगर मैं क्रिस क्रॉस करूंगी तो देखो CaO ही बनेगा। इसीलिए यहाँ पे Ca के बाजू में सिंपली क्या आ चुका है, O आ चुका है, और कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि आई हैव एल्यूमिनियम कार्बोनेट, गो एंड डिकम्पोज एल्यूमिनियम कार्बोनेट फॉर मी, तो तुम क्या कहोगे कि मैम CO2 गैस का निकलना तो कंफर्म है, मैं बोलूँगी बिल्कुल। तुम कहोगे कि सिंपली अपन Al के पीछे O लगा दो, मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। जब भी आप कोई नई स्पीशीज बनाए O लगाना है, नो डाउट, बट उस नई स्पीशीज का फॉर्मूला आपको इस तरीके से रफ में निकालना चाहिए। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस करोगे तो पता चलेगा यहाँ आएगा Al2 और यहाँ आएगा O3। सो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर में क्या आएगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके ऊपर में क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन अगर मेटल कार्बोनेट्स का बोला जाए तो कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। अब देखिए कि यही चीज आपके एनसीईआरटी में आप लोगों को कैसे लिख कर दी गई है, मात्र एक रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इट डजंट मीन्स कि रिएक्शन एक है तो क्वेश्चन भी एक आएगा। देखो पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो कि CaCO3 यानी कि लाइमस्टोन, पता होना चाहिए CaCO3 को भाई लाइमस्टोन कहते हैं। इसको हीट किए हो तो देखो क्या बना, CaO और क्या बना, CO2, है ना। और लाइमस्टोन का फॉर्मूला याद रखना, दिस लाइमस्टोन इज बेसिकली CaCO3 और CaO इज क्विक लाइम, है ना। तो ये आप लोगों की क्या हुई, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। कल को मैं इस CaCO3 के बदले तुमको क्या दे दूं, यहाँ पे जितने भी मैंने ऊपर इलस्ट्रेशन सिखाया इनमें से कोई भी इलस्ट्रेशन दे दूं, तो क्या तुम डिकम्पोजिशन नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। फिर तो इसीलिए रटो मत, इसलिए चीज़ों को सीखो, और जब आप सीखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, तो यही ऑब्जर्वेशन आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे, सिर्फ कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होता है ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का डिकम्पोजिशन करवा सकते हो, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज का डिकम्पोजिशन करवा सकते हो। हम क्या सारों के डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे क्या, नहीं, हम सारों के तो खैर नहीं पढ़ सकते, राइट। लेकिन क्या करें फिर, तो ऐसे में एटलीस्ट जिनको पढ़ सकते हैं, जिनको ध्यान रख सकते हैं, जिनसे और सवाल हम बना सकते हैं, उनको तो आप लोगों के दिमाग में डाला जाए कि इसको ऐसे किया गया है, राइट। अच्छा, अब एक आते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन में, उसको हम लोग कह रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट। क्या कह रही हूँ मैं इसको, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट, मेटल क्लोरेट। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोरेट। मैंने ऊपर क्या वर्ड यूज किया था, कार्बोनेट, यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, क्लोरेट। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भैया क्लोरेट किस बला का नाम है, तो क्लोरेट यानी कि ClO3-1, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरेट कहते हैं। अब वहां पे मेटल तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जिस मेटल को लेना है तुम ले लो, मैं क्या कह सकती हूँ उसमें, तुम्हारी ही चॉइस है वो। तो जब भी आप एक मेटल क्लोरेट को लेते हो, मेटल क्लोरेट डिकम्पोज हो जाता है। ऑब्वियस है कि थर्मल डिकम्पोजिशन आप पढ़ रहे हो तो डिकम्पोज तो होगा ही होगा, है ना, उसमें ये डाउट तो है नहीं कि डिकम्पोज नहीं होगा। बट अगर मान लेते हैं मैंने कोई मेटल क्लोरेट लिया, मेटल क्लोरेट यानी कि मेटल मान लो M, क्लोरेट मतलब मान लो ClO3, इसको मैं हीट कर रही हूँ, तो बताओ क्या बनेगा। तो जैसे ऊपर वाले केस में बनता था मेटल ऑक्साइड MO, मतलब मेटल के पीछे लगा दो, बोलो किसको, O को, यहाँ पे मेटल के पीछे लगाना होता है Cl को, यानी कि प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है आप लोगों का मेटल क्लोराइड। ठीक है, क्या बनता है, मेटल क्लोराइड। देखो क्लोरेट क्यों लगाया था, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे IDE लगा दिया है क्योंकि अब ऑक्सीजन नहीं है।
और साथ में बनता है O2, और साथ में कौन सी गैस यहाँ से रिलीज होती है, O2। ऊपर वाले केस में बोलो कौन सी गैस रिलीज हुई थी, आप लोगों की कौन सी गैस रिलीज हुई थी, CO2। और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे आप लोगों की रिलीज हो रही है O2 गैस। यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, O2 गैस रिलीज हो रही है। बस अब इस हिसाब से क्वेश्चन कर लो। जैसे एक बहुत ही फेमस डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे कि आपको दिया जाएगा KClO3, आप इसको हीट करो, बताओ प्रोडक्ट क्या है। तो देखो ClO3 देखते बराबर चमकना चाहिए कि अरे वाह ये तो बात कर रहा है क्लोरेट की। तो क्लोरेट को अगर डिकम्पोज कराओगे तो जो मेटल है, यहाँ पे मेटल कौन है, K यानी कि पोटेशियम। तो पोटेशियम वैसे का वैसी, और उस पोटेशियम के पीछे मैंने बोलो किसको लगाने को कहा है, Cl को लगाने को कहा है। तो प्रोडक्ट बनेगा KCl, और साथ ही साथ में और क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका O2। बट कभी भी जब प्रोडक्ट बनाओ ना तो चीज़ों को हमेशा क्रिस क्रॉस करके देख लिया करो। K की वैलेंसी कितनी होती है, +1, Cl की वैलेंसी कितनी होती है, -1, तो क्रिस क्रॉस करके भी KCl ही आता। बट अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऐसा होता कि मैं तुम्हें पोटेशियम क्लोरेट की जगह मैं कह रही हूं कि कैल्शियम क्लोरेट दिया गया है, उस पर्टिकुलर कैल्शियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन करो, तो फिर आप कैल्शियम क्लोरेट का कैसे डिकम्पोजिशन करते, जैसा आपने सिखाया है। क्लोरेट के डिकम्पोजिशन में कौन सी गैस बाहर जाती है, O2 को तो लिख देंगे। बचता क्या है, बचता है मेटल, और मेटल के पीछे क्लोरीन। तो मेटल बोलो कौन, Ca, क्लोरीन मतलब कौन, Cl। तो क्या पगले के समान CaCl लिख दोगे, नहीं, क्रिस क्रॉस करके चेक करो। इसके लिए वैलेंसी याद होना बहुत जरूरी है कि किसकी वैलेंसी कितनी, Ca की वैलेंसी +2, Cl की वैलेंसी -1, क्रिस क्रॉस कर रहे हैं तो पता चल रहा है फॉर्मूला CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोरेट को डिकम्पोज करोगे तो क्या बनेगा, CaCl2 + O2 बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने तुमको डिकम्पोजिशन किसकी बता दी, आप लोगों के क्लोरेट की बता दी। इसमें बस मैं एक हिंट तुमको और देना चाहती हूँ जिसको तुम याद रखोगे। कई रिएक्शंस देखो ऐसी होती हैं जिन रिएक्शंस को कैटलिस्ट चाहिए होता है ना, रिएक्शन को स्पीडली आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप उनको कैटलिस्ट प्रोवाइड नहीं करोगे तो रिएक्शन बहुत टुकुर टुकुर धीरे धीरे आगे जाती हैं। ठीक है, बराबर, वो आगे धीरे धीरे जाती हैं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बताओ, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम लोग कैटलिस्ट डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट क्या करते हैं, आपके उस रिएक्शन को बोलो क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, हम वो क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। तो ऐसे में पोटेशियम क्लोरेट में एक बहुत ही फेमस कैटलिस्ट यूज होता है, उसका नाम है MnO2। ठीक है, ये पर्टिकुलर MnO2, ये MnO2 इस पोटेशियम क्लोरेट का कैटलिस्ट है। प्लीज ऐसा मत कहना, ठीक है, ऐसा मत कहना कि मैडम फिर तो MnO2 नीचे की रिएक्शन में भी हम लोगों को MnO2 ले लेना चाहिए। हर रिएक्शन का कैटलिस्ट याद रखना, ठीक है, आप लोगों का अलग अलग होता है। तो ऊपर अगर MnO2 को मैं कैटलिस्ट ले रही हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे भी वही क्लोरेट के लिए सेम, ठीक है, वही सेम कैटलिस्ट यूज होगा, कुछ और हो सकता है, राइट। बट फिलहाल मैंने तुम्हें जानकारी क्या दी है, पोटेशियम क्लोरेट में कौन सा कैटलिस्ट होता है। तो ऐसे करते करते देखो थर्मल डिकम्पोजिशन बहुत सारी है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिर्फ कार्बोनेट की बताई या मैंने आपको सिर्फ क्लोरेट की बताई तो सिर्फ इतनी ही थर्मल डिकम्पोजिशन है, बहुत सारी थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब मैं सारी तो तुमको 10th क्लास के सिलेबस में पढ़ा नहीं सकती ना। मैंने कार्बोनेट इसीलिए बताया क्योंकि NCERT में कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन था, बट उसने एग्जाम्पल किसको लेके रखा था, सिर्फ कैल्शियम वाले को, बराबर है। तो मैंने उसको थोड़ा इलेबरेट करके अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया। पोटेशियम क्लोरेट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मल डिकम्पोजिशन है जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड में आनी ही चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ये पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन है। 11th क्लास में डायरेक्टली जो स्टूडेंट है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये डिकम्पोजिशन उसको आती हो। एस चांद पब्लिकेशंस की जो किताब आती है CBSE की, उसमें ये पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन है, इसीलिए मैंने क्लोरेट लिया। अदरवाइज तो मैं बहुत सारा ले सकती हूँ, क्लोरेट के बजाय मैं सल्फेट नहीं ले सकती थी, सल्फेट भी तो ले सकती थी ना, मैं बहुत सारी चीजें ले सकती हूँ। तो इट डजंट मीन्स कि हम लोग सब कुछ 10th क्लास में पढ़ लेंगे। अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 डिकम्पोजिशंस और पढ़नी है जो कि हम लोगों के NCERT में ही है,
और उन डिकम्पोजिशन से डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो चलो उनको पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो पहली डिकम्पोजिशन हम जो पढ़ रहे हैं वो डिकम्पोजिशन हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं, आप लोगों के फेरस सल्फेट की। ठीक है, किसकी डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं, फेरस सल्फेट की डिकम्पोजिशन। फेरस सल्फेट एक बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल होता है, इस तरीके का, देखो ग्रीन कलर का दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। जब आप इसको बर्नर में, ठीक है, आप रखते हो तो हीट की एनर्जी की वजह से ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाने के बाद ये देखो एक तरीके का ये ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाता है। सोचो कितना प्यारा ग्रीन कलर के शक्कर के जैसे दाने दिख रहे थे, क्रिस्टल्स दिख रहे थे, एकदम प्यारे ग्रीन कलर के, फिरोजी कलर के। और देखो ये कैसा एक ब्राउन कलर का कॉफी पाउडर बन गया है ना, कॉफी पाउडर बन गया। तो हमको इसका डिकम्पोजिशन पढ़ना है, हमें ना इसका क्या करना है, डिकम्पोजिशन पढ़ना है। किसका, आप लोगों के फेरस सल्फेट का। अब सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट। तो जैसे तुम लोगों को ये पता है कि ये जो वर्ड होता है फेरस का मतलब होता है Fe और OUS लगा है, इसीलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +2 है ना। अगर यहाँ पे OUS के बदले में लेट से IC लगा हुआ होता फेरिक, तो वहाँ वैलेंसी कितनी होती, +3 बराबर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि OUS लगा है तो यहाँ पे वैलेंसी कौन सी है, +2। प्लीज इस चीज को ऐसा मत समझ लेना कि OUS के लिए मैडम हमेशा हम +2 लेते हैं। हमेशा क्या होता है, कुछ मेटल्स 2 वैलेंसी शो करते हैं या 2 से ज्यादा शो करते हैं। जो वो हाईएस्ट वैलेंसी शो करते हैं, चाहे वो +3 हो, चाहे वो +2 हो, या चाहे वो +7 ही क्यों ना हो, जो हाईएस्ट वैलेंसी वो शो करते हैं उनके पीछे IC लगाते हैं, और जो वो लोवेस्ट वैलेंसी शो करते हैं उनके पीछे OUS लगाते हैं। तो आपका जो आयरन होता है ना, ये आयरन 2 प्रकार की वैलेंसी शो करता है। ध्यान रखिएगा, आयरन कितने प्रकार की वैलेंसी शो करता है, 2। एक होता है +2 वाली, एक होती है +3 वाली। तो +2 के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो OUS, क्योंकि वो छोटी है, और +3 क्योंकि बड़ी है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड लगाया जाता है, IC। ठीक है। अब कई लोग इस चीज को ऐसा रट लेते हैं कि OUS आया तो 2 लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर में 2 वैलेंसी होती है, +1 और +2। अब बोलो यहाँ पे लोवेस्ट कौन है, +1, तो +1 वाले के लिए OUS लगेगा। और बोलो अब यहाँ पे हाईएस्ट कौन है, +2, तो अब यहाँ वाले के लिए बोलो क्या लगेगा, IC लगेगा। तो IC या OUS ऐसे मत डिसाइड कर लेना कि +2 को हमेशा OUS देंगे, ऐसा नहीं होता। जो बड़ा होता है उसको IC, जो छोटा होता है उसको OUS, और जो बड़े और छोटे के बीच में होता है उसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। तो फेरस की 2 वैलेंसीज होती हैं, +2 और +3, आपको याद रखना होगा। छोटे वाले OUS लगाए, मतलब +2 की बात कर रहा है। अच्छा, अब बात आती है सल्फेट की। तो देखो सल्फेट होता है SO4 और उसकी वैलेंसी होती है -2। अब जैसा कि तुमने 9th स्टैंडर्ड में फॉर्मुलेज बनाने सीखे होंगे, तो ये अगर कटते हैं तो आपको काटना है, और काटने के बाद बोलो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया, FeSO4। तो जो फेरस सल्फेट होता है, इस फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। बट क्या तुमको ये जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट दिख रहा है, क्या इस ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4 है क्या, बिल्कुल नहीं मैडम, अभी तो आपने ऊपर बताया कि ये FeSO4 है, और अब आप कह रहे हो कि नहीं FeSO4 नहीं है। सुनो ध्यान से, मैं कह रही हूँ ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन कलर का आपको जो क्रिस्टल दिख रहा है, क्या इसका फॉर्मूला FeSO4 है क्या, तो हम जवाब देंगे नहीं। ये जो ग्रीन कलर का क्रिस्टल दिख रहा है, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल का फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। अब देखो एक मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ये जो डॉट वर्ड मैंने बोला है, इसको कभी भी डॉट नहीं बोलते। जैसे अगर मुझे इस चीज को रीड करना है तो मैं कैसे रीड करूंगी, FeSO4 7H2O, डॉट वर्ड कभी नहीं बोलते। बट स्टिल मैं बोलती हूं, क्यों, ताकि तुमको बता सकूं हर बार कि नहीं बोलते, ठीक है। नहीं तो कई बार अगर मैं बताऊंगी नहीं तो तुम में से हो सकता है कई लोग आगे जब पढ़ाई करो और आगे की पढ़ाई करते वक्त तुम ये क्या कर दो, आप लोगों का ही डॉट बोल दो, तो हंसेगा वो इंसान तुम पर, ठीक है। अगर आपस में बात कर रहे हो तो बात अलग है ना, तुम्हारे और मेरी बीच की बात अलग है कि तुम्हें सिखाने के लिए मैं डॉट बोल रही हूँ। लेट से अगर मुझे
कहीं इस चीज़ को किसी सेमिनार में प्रेजेंट करना हो या फिर अपने टीचर्स के सामने बताना हो जो मेरे से सीनियर है, उनके सामने क्या मैं डॉट बोलूँगी, या मेरा जब वाइवा चल रहा हो क्या मैं डॉट बोलूँगी? क्यों डॉट बोलूँगी? तो वो मेरे को बोलेंगे अरे तो पढ़े लिखे हैं गंवार है केमिस्ट्री के, इनको तो यही नहीं पता है कि यहाँ पे डॉट वर्ड नहीं यूज़ करते. सो वी डोंट कॉल इट एज डॉट, नेवर, डायरेक्टली रीड इट एट FeSO4 7H2O. ठीक है, अब ये 7H2O क्या है इस चैप्टर की एंडिंग में हम सीखेंगे, बट ये बेसिकली फॉर्मूला होता है इस ग्रीन कलर के FeSO4 का, इस ग्रीन कलर के क्रिस्टल का ये फॉर्मूला होता है. जब आप इसको क्या करते हो, जब आप इसको हीट करते हो, जब आप इसको बर्नर के ऊपर रखते हो, तो देखो बर्नर के ऊपर रखने पर सबसे पहले तो इस FeSO4 के साथ में, ठीक है, ये जो आपके FeSO4 के साथ में आपको ये फ्री गिफ्ट में आया है, जो दहेज में आपको मिलके आया है, बोलो कौन? 7H2O. ये 7H2O उड़ जाता है, भाग जाता है FeSO4 को छोड़कर. अगर आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप हीट कर रहे हो तो हीट करने से जितना भी पानी दिख रहा है आपको, H2O मीन्स पानी, वो सब उड़ जाता है. ठीक है, वो सब उड़ जाता है, बराबर है. यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? आपके पास बचता है FeSO4. क्या बचता है? FeSO4. क्या मैडम ये FeSO4 ग्रीन कलर का होता है क्या? बिल्कुल नहीं. ये जो FeSO4.7H2O था ये ग्रीन कलर का होता है. जब आप इसको हीट करते हो तो हीट करने से इसका ग्रीन कलर गायब हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एक वाइट कलर के पाउडर में. बट तुम तो ठहरे बेशरम इंसान, तुम बोलोगे मैडम इसकी हम लोग और हीटिंग करेंगे, और हीटिंग करेंगे. तो और हीटिंग करने से ये बेचारा उस हीट को सहन नहीं कर पाता और कन्वर्ट हो जाता है. बताइए किस पर्टिकुलर स्पीशीज में? ये कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में. और ये Fe2O3 आप लोगों को कौन से कलर का होता है? ये ब्राउन कलर का होता है. ठीक है, मतलब ग्रीन कलर से सडनली, अचानक से, तुरंत आप लोगों को क्या नहीं होता? बताओ, अचानक से आप लोगों को ब्राउन कलर नहीं मिल जाता. आप उसको क्या करते हो? एक पर्टिकुलर पाथ के थ्रू लेकर जाते हो और उस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है. ठीक है, याद रखना. अच्छा, तो मैम फिर इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम क्या देंगे और इसका नाम क्या देंगे? तो देखो, इसे कहा जाता है हाइड्रेटेड FeSO4 या फिर हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. और क्योंकि जो बाजू वाला है, उस बाजू वाले के पास से बोलो क्या हो गया? पानी उड़ गया, है ना. उस बाजू वाले के पास से बोलो क्या हो गया? पानी उड़ गया. ठीक है, अच्छा, तो अगर बाजू वाले के पास से पानी उड़ गया, इसका मतलब अब वो क्या हो गया है? वो अब आप लोगों का क्या हो गया है? अब वो आप लोगों का एनहाइड्रस हो गया है. ये सारे वर्ड हम लोग आगे केमिस्ट्री में सीखेंगे, बट अभी सुन लो, ये क्या हो गया है? एनहाइड्रस हो गया. तो इसे हम कहेंगे एनहाइड्रस FeSO4. ठीक है, एनहाइड्रस FeSO4 मतलब एक ऐसा FeSO4 जिसके पास ये वाटर वाले मॉलिक्यूल नहीं है. ठीक है, बराबर. इसके पास आप लोगों के क्या है? वाटर मॉलिक्यूल नहीं है. और जब आपने इसको और हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ब्राउन कलर में. इसको हम लोग कहते हैं, बोलो क्या? फेरिक ऑक्साइड. तो जब भी आप फेरस सल्फेट की क्रिस्टल की हीटिंग करते हो तो सबसे पहली स्टेप में थोड़ी सी हीटिंग करने से ही सारे वाटर मॉलिक्यूल भाग जाते हैं, तो वो व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस फॉर्म में. और जब आप उसकी और हीटिंग करते हो तो और हीटिंग करने से क्या होता है? वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, है ना, जो कि आप लोगों के कौन से कलर का होता है? ब्राउन कलर का होता है. तो बेसिकली हुआ क्या? बेसिकली यहाँ पे आपने जो FeSO4.7H2O लिया था, प्लीज डोंट से डॉट. ठीक है, इसको जब आप हीट करते हो तो हीट करने से ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है Fe2O3 में. क्या ये डायरेक्ट Fe2O3 में जाता है? क्या नहीं, ये 2 स्टेप्स में जाता है, बट मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ ये डायरेक्ट खुद को किस में कन्वर्ट कर लेता है? Fe2O3 में. बट मैम क्या यहाँ पे Fe2O3 के अलावा क्या और भी कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं क्या, या फिर सिर्फ अकेला आपका Fe2O3 ही बनता है? ऐसा नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि अकेला सिर्फ Fe2O3 बनेगा. आप लोगों के और भी प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, यहाँ पे Fe2O3 के साथ और भी प्रोडक्ट बनते हैं. ठीक है, कैसे पता चल रहा है कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? तो देखो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया. इसमें हमने देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट लिया था. यानी कि ये कौन है? ये FeSO4 7H2O है.
आपने इसको हीट किया, ये ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये कौन है, Fe2O3 है। बट ऊपर से ना कुछ गैसेस निकलती हैं, ये ऊपर से ना कुछ गैसेस निकलती हैं। अब जो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पता लगाना कि भाई ये कौन सी गैस निकल रही है। तो उसको अभी फ़िलहाल तो मैंने आपको लिख कर दे दिया है कि जब भी आप इसको हीट करते हो, हीट करने से यहाँ कौन सी गैस निकलती है, SO2 और SO3। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, प्लस SO2 और यहाँ पे क्या लिख दोगे, SO3। यानी कि सोचो एक FeSO4 आप लोगों का इतने पार्टिकल्स में या इतने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, वो टूट गया, राइट। मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया, बैलेंस करने का काम तुम्हारा है। बैलेंसिंग सिखाई है ना तुमको, तो बैलेंस करो, प्रैक्टिस करो, देखो आनी चाहिए। तो ऐसे केस में ये टूट गया। अब वो जो स्टूडेंट है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि ये यही गैस है? उस स्टूडेंट को टेस्ट करके देखना पड़ेगा, है ना। वो टेस्ट करेगा। टेस्ट कैसे करेगा? अब जैसे मैंने तुम्हें बताया, केमिस्ट्री में हर चीज का एक टेस्ट होता है, हर चीज का एक टेस्ट होता है। अगर आपको हाइड्रोजन गैस पता लगानी है, उसका एक टेस्ट, आपको O2 पता लगानी है, उसका एक टेस्ट, हर चीज के टेस्ट होते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब में आप ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, वो स्टूडेंट क्या करेगा, अपनी जो नोजी है, उस नोजी को हल्का सा क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब के पास लाएगा, बट एकदम टेस्ट ट्यूब के ऊपर मत ले आना। और जो फ्यूम्स निकल रही हैं, जो वेपर्स निकल रहे हैं लेट से, उन वेपर्स को अपनी तरफ ऐसे ऐसे हाथों से खींचेगा। खींचेगा मतलब हवा देगा कि वो वेपर्स बाहर कहीं दूसरे डायरेक्शन में ना उड़ जाए, हमारी नाक की तरफ आए। जैसे क्या होता है, कई रिलीजन्स में या हिंदू धर्म में होता है कैसा कि अपन लोग आई थिंक लोबान देते हैं घर में, है ना। लोबान को जलाते हैं और जलाने के बाद उससे जो फ्यूम्स निकलती हैं उसको हाथ से कैसे करते, धीरे 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 पूरे डायरेक्शन में फैलाते हैं, राइट। तो वैसी जो फ्यूम्स निकल रही हैं उसको हम अपनी तरफ लाते हैं ताकि हमारी नोज की तरफ आए। हमारी नोज उस टेस्ट ट्यूब में नहीं ले जाते। केमिस्ट्री में कभी भी किसी भी चीज को ना तो हाथ से टच करना है, ना कभी टेस्ट करना है, ना ही कभी उसको डायरेक्टली स्मेल करना है, क्योंकि कुछ चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या हो सकती हैं, खतरनाक हो सकती हैं। एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। तो जब वो फ्यूम्स आई, ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्यूम्स को जब वो आ रही हैं, तो उस पर्टिकुलर फ्यूम्स को हम देखते हैं। अब देखते हैं, अगर कलरफुल दिख रही है तो देखोगे, अब कलरफुल नहीं दिख रही है तो सूंघोगे। एक मिनट, हाँ, हेलो, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर फ्यूम्स को सूंघोगे। तो जो लड़की है, उस लड़की ने इस पर्टिकुलर फ्यूम्स को सूंघा और वो देखती है, वो ऑब्जर्व करती है, अरे यार कि फ्यूम्स को सूंघने के बाद तो जैसे टायर जलता है वैसे जले हुए टायर की बदबू आ रही है इसके अंदर से, बर्निंग सल्फर, है ना। टायर एक्चुअली जब बनाया जाता है ना, तो उसके लिए आप लोगों का क्या होता है, सल्फर यूज किया जाता है। तो जब टायर जलता है तो जो स्मेल आती है ना गंदी वाली टायर के जलने की, वो बेसिकली स्मेल सल्फर के जलने की होती है, ठीक है। वो बेसिकली स्मेल क्या होती है, आप लोगों के सल्फर के जलने की होती है, राइट। तो ऐसे केस में आप लोगों का जब वो लड़की है, जब उस फ्यूम्स को अपनी तरफ डायरेक्ट करती है, तो वो ये ऑब्जर्व करती है कि वहां से उसको काय की स्मेल देखने को मिल रही है, एक जलते हुए सल्फर की स्मेल आती है। जैसे टायर जलने की कैसी स्मेल होती है, वैसी स्मेल आ रही है। तो वो बोलती है कि अच्छा हाँ करके, ये पर्टिकुलर गैस जरूर ये वाली होगी, ठीक है। बाकी दोनों में से मैडम कौन सी गैस होगी, अच्छा ये उसका डाउट हो जाता है कि नहीं मैम, आपने जो बर्निंग सल्फर की बात की, ठीक है, वो तो SO2 के लिए बोल रहे हो कि आप SO3 के लिए बोल रहे हो। तो हम कहते हैं कि वो जो बर्निंग सल्फर की बात की जा रही है ना, वो बर्निंग सल्फर वाली जो बात की जा रही है, वो बर्निंग सल्फर वाली बात हम किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए, SO2 के लिए कि SO3 के लिए, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये डाउट, ठीक है। तो जब आपको बर्निंग सल्फर वाली बदबू आए तो आप समझ जाइए कि वो पर्टिकुलर गैस कौन सी है, SO3 है। वो पर्टिकुलर गैस कौन सी है, SO3 है। फिर मैम SO2 है, ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है जहां से वो गैस निकल रही है, उस गैस के आगे हम लोग मॉइस्ट लिटमस पेपर रखेंगे। अब क्योंकि तुमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा नहीं है तो तुमको पता नहीं है कि लिटमस पेपर क्या होता है। हम लोग, जब मैं सेकेंड चैप्टर पढ़ा रही रहूंगी,
जिस वक्त मैं लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा रही रहूंगी ना, मैं इस सेम इलस्ट्रेशन को वापस से रिपीट कर लूंगी, ठीक है। बट हम एक मॉइस्ट लिटमस पेपर रखते हैं, और अगर मॉइस्ट लिटमस पेपर रखने के बाद आपका जो लिटमस पेपर है, अच्छा कौन सा वाला लिटमस पेपर रखते हैं, ब्लू वाला रखते हैं, ये तो मैंने बताया नहीं कि कौन सा वाला रखते हैं, ब्लू वाला। अगर वो ब्लू वाला लिटमस पेपर चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में, तो हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ करके ये पर्टिकुलर चीज जो है आपकी SO2 है। सिर्फ यही इकलौता टेस्ट नहीं होता, ये तो फिर भी एक आप लोगों का तुक्का मारने वाला टेस्ट है, क्योंकि मैडम फिर तो और भी बहुत सारे लोगों के लिए टर्न हो सकता है ना, और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये लिटमस पेपर वाला तो सबसे वाहियात टेस्ट होता है, कि मतलब प्राइमरी लेवल का टेस्ट कि हाँ वो है कि नहीं है बराबर। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए और भी आगे प्रोसेस होती है, उन प्रोसेसेस के वाया पता लगाया जाता है। तो आपको SO2 की खिचड़ी में उतना नहीं घुसना है, आपको SO3 की खिचड़ी में घुसना है। आपको याद रखना है कि जिस तरीके से CO2 को पता लगाने के लिए लाइम वाटर टेस्ट था, जिस तरीके से अमोनिया को पता लगाने के लिए व्हाइट फ्यूम्स वाला टेस्ट था, उसी तरीके से SO3 को पता लगाने के लिए बर्निंग सल्फर वाली स्मेल अगर आ रही है तो वो वाला टेस्ट। अब बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसी होती है, टायर जलने वाली बदबू इज इक्विवेलेंट टू बर्निंग सल्फर की बदबू, ठीक है। क्योंकि जब हम टायर या कोई भी रबर प्रोडक्ट बनाते हैं तो बेसिकली उसमें सल्फर मिक्स होता है, ठीक है, डन। तो ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन तुम लोगों के NCERT में सिलेबस में थी। देखो जिस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट थी उसी तरीके से ये है। तो पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि राइट द वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि व्हाट ऑब्जर्वेशन, मतलब आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है। तो आप क्या बोलोगे कि इनिशियली हमारे पास ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था, और उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर के इसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले ग्रीन से व्हाइट, फिर व्हाइट से ब्राउन। फिर वो पूछेगा कि वो ग्रीन कलर किस वजह से था, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि वो ग्रीन कलर इस वजह से था, ये जो FeSO4.7H2O है उसकी वजह से था। वो व्हाइट कलर क्यों हो गया, क्योंकि .7H2O उड़ गए तो सिर्फ FeSO4 बचा, उसकी वजह से वो व्हाइट कलर का होगा। वो ब्राउन कलर का क्यों हुआ, क्योंकि FeSO4 ने फिर खुद को Fe2O3 में कन्वर्ट कर लिया, इसीलिए वो ब्राउन कलर का हुआ। इस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में से सल्फर की बर्निंग बदबू आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि SO3 गैस की वजह से आ रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, जो कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वो आपको पेपर में पूछेगा, ठीक है। याद रखना, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये गैस होता है। आपका एम सिर्फ करेक्ट इक्वेशन लिखना है, इतना नहीं होना चाहिए। करेक्ट इक्वेशन के साथ साथ आपका एम एक और होना चाहिए कि हम लोगों को जो दिया जा रहा है पर्टिकुलर इक्वेशन, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के अलावा वहां पे आप लोगों को क्या लिखना है, आप लोगों को उनकी फिजिकल स्टेट भी लिखनी है, ठीक है। फिजिकल स्टेट के साथ रिएक्शन लिखोगे तो मजा आएगा फिर, डन, ओके। एक आखिरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है फर्स्ट चैप्टर के, कि अगर आपके पास लेड नाइट्रेट होगा, क्या होगा, लेड नाइट्रेट, तो उसका डिकम्पोजिशन थर्मल अगर मैं करवाऊंगी तो वो कैसा दिखेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर लेड नाइट्रेट कहते किसको है। तो देखो, लेड का सिंबल होता है Pb, जिसकी वैलेंसी होती है +2। नाइट्रेट होता है आपका NO3, जिसकी वैलेंसी होती है -1। क्रिस क्रॉस करो, इसका फॉर्मूला बनेगा ये, मानते हो, ये इसका फॉर्मूला है लेड नाइट्रेट। अब मैं तुमसे कह रही हूं कि लेड नाइट्रेट को आप हीट करो, आप उसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो। तो जब मैं लेड नाइट्रेट को हीट करूंगी तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। बट क्या वो प्रोडक्ट्स मैं पहले से डिसाइड कर सकती हूँ क्या, या फिर तुम्हें अगर मैं कोई अननोन कंपाउंड दे दूं, क्या तुम पेपर में उसका प्रोडक्ट लिख सकते हो क्या, नहीं। अनलेस एंड अनटिल आपने पहले से पढ़ के ना रखा हो, अनलेस एंड अनटिल तुम लैब में टेस्ट करके पता ना लगा रहे हो। तो क्या प्रोडक्ट बनता है मुझको तुमको ये बताना है। बट वो बताने से पहले सबसे जरूरी चीज, लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है। जैसे आपको ऊपर बताया था कि फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, तो आपको अभी लेड नाइट्रेट का कलर
क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वैसे एक और मैं चीज बता दूं, लेड नाइट्रेट बहुत ही पॉइजनस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। ये जो इतना तमाशा हुआ था ना मैगी वाले ब्रांड को लेकर कि मैगी अच्छी नहीं है, इसीलिए क्योंकि उसमें लेड पाया गया था, वो भी डिजायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा, ठीक है। हम जो भी बाहर का पैक्ड फूड खाते हैं, उस पैक्ड फूड को उसकी एक्सपायरी होती है, ये बात तो तुम जानते हो ना, तो वो बहुत समय तक एक्सपायर नहीं होते पैक्ड फूड। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक्सपायर ना हो, वो अच्छे से रहे, वो खराब ना हो, उनमें डिकम्पोजिशन ना हो, तो हम उनमें इस तरीके से ना कई केमिकल्स मिक्स करते हैं, राइट, अलग अलग रीजंस की वजह से। अब जैसे तुम जो वेनिला आइसक्रीम खाने जाते हो, ऐसे तो और भी आइसक्रीम खाते हो, वेनिला तो बहुत ही कम लोग खाते होंगे, स्पेशली चूज करके कि मैं वेनिला खाऊंगा। तो वेनिला जो आइसक्रीम आप खाते हो, उसके अंदर जो आपको वेनिला का टेस्ट आता है, क्या आपको सही में लगता है कि वो असलियत में वेनिला जो कि इतना महंगा है, उस वेनिला को वो यूज करते होंगे? बताओ। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें, टीवी में बहुत ऐड आते हैं, जैसे एक आता है रियल फ्रूट जूस का ऐड कि फ्रूट से बना है। तुम्हें लगता है वो फ्रूट जूस में वहां पे सही में कोई फ्रूट्स होते होंगे? कोई फ्रूट नहीं होते उसमें। सब टेस्ट जो उस पर्टिकुलर चीज का प्रोवाइड कर सके वो वाली चीज होते हैं। तुम माजा पी रहे हो, तुम स्लाइस पी रहे हो, तुम्हें जो माजा और स्लाइस की जो स्मेल आती है, मतलब मैंगो की जो स्मेल आती है, सॉरी, वो इसीलिए आती है क्योंकि कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, केमिस्ट्री में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्मेल को प्रोवाइड करते हैं। और थोड़ा बहुत नाम मात्र मैंगो डालते होंगे। तो ये जो लेड नाइट्रेट होता है ना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये कैंसर कॉजिंग चीज है। तो अगर किसी भी चीज के अंदर लेड से लेड मिक्स है तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो फिलहाल आप लोगों का जो लेड नाइट्रेट है, जब ये डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, पहले हमको इस पे बातचीत करनी है। टोटल 3 चीजें प्रोड्यूस होती हैं। एक होता है PbO, इसको कहा जाता है लेड ऑक्साइड। क्यों इसको लेड ऑक्साइड कहते हैं? क्योंकि Pb का मतलब लेड, O का मतलब ऑक्सीजन, तो टोटल कंबाइन कर लो तो बोलो क्या बन गया? लेड ऑक्साइड बन गया। तो ये होता है लेड ऑक्साइड। साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को मिलती है NO2 गैस, और साथ ही साथ में यहाँ से आपको क्या मिलती है? O2 गैस। ये दोनों गैस होते हैं और ये आप लोगों का सॉलिड होता है। अब लेड ऑक्साइड का एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कलर होता है, वो ये कि लेड ऑक्साइड येलो कलर की होती है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना, फेरिक ऑक्साइड आपके ब्राउन कलर की होती है, लेड ऑक्साइड जो इस डिकम्पोजिशन से बनती है, ये आप लोगों की क्या होती है? येलो कलर की होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब ये तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस कलरलेस होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है जिसे हम लोग ब्रीथ इन करते हैं, बट तुम लोगों को मुझे एक बात बताओ, कभी दिखता है क्या ऑक्सीजन गैस? फिर लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, NO2 गैस के बारे में आपका क्या कहना है? NO2 गैस जो निकलती है ना टेस्ट ट्यूब से बाहर, वो आप लोगों की ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन। ये बल्कि इतनी इंपॉर्टेंट गैस है कि इस पर्टिकुलर चीज को आप आगे जब 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, वहां पे NO2 गैस कई बार क्वालिटेटिव एनालिसिस में अलग अलग सवालों में अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन से इस प्रकार की गैस निकली जो कि ब्राउन कलर की थी, तो बताइए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा या वो गैस कौन सी है? तो आपको याद रखना है कि ये आप लोगों की NO2 गैस है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी गैसेस ब्राउन कलर की फ्यूम्स प्रोड्यूस नहीं करती, वो भी करती होंगी, बट अगर क्वेश्चन बोला जाए कि नाइट्रेट है और उससे ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, तो मतलब समझ जाओ NO2 गैस है। समझ जाओ वो कौन सी गैस है? NO2 गैस है। इस NO2 गैस को हम क्या कहते हैं? इस NO2 गैस का नाम क्या है? जैसे मैंने नाम बताया, PbO लेड ऑक्साइड, O2 मतलब ऑक्सीजन, NO2 को क्या कहोगे? व्हाट इज द नेम ऑफ NO2? NO2 को कहा जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बराबर क्या होती है ये आप लोगों की? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो अभी हमने जितनी भी पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी, ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है,
इनमें एक एक चीज़ आप लोगों की इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ इसमें किसका क्या कलर बन रहा है, कौन सी गैस का क्या स्मेल होता है या क्या कलर होता है, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो लेड नाइट्रेट होता है ना, ये लेड नाइट्रेट आप लोगों का क्या होता है, वाइट कलर का सॉलिड होता है। यानी कि इस डिकम्पोजिशन में हम लोग किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, व्हाइट कलर से कौन से कलर में जा रहे हैं, येलो कलर में जा रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन में पेपर में रिएक्शंस ना पूछ के वो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेता है कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। तो अगर वो ऐसा पूछेगा व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, तब तुम्हें अपना आंसर कैसे रिपोर्ट करना है कि वी ऑब्जर्व द ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एंड वी ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम व्हाइट टू येलो। फिर क्वेश्चन वाला ये पूछ लेता है कि येलो कलर किसकी वजह से है, तो हमें बताना पड़ता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड इन द प्रोडक्ट। तो एक एक इंफॉर्मेशन जो इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई गई है उसमें एक एक इंफॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर रखना है। अब बाकी स्टोर रखना नहीं रखना वो तुम्हारी चॉइस है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ ओवर करते हैं। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तुम्हें बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आखिर किस चीज को कहते हैं। घर में इंडक्शन है और इंडक्शन के ऊपर अगर मान लेते हैं मैंने आप लोगों का कैल्शियम कार्बोनेट रख दिया तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नहीं कहते, ठीक है। तुम बोलोगे नहीं अपन तो बिजली का यूज कर रहे हैं, भाई तो कर रहा होगा बिजली का यूज, बट बेसिकली वो इंडक्शन क्या कर रहा है, हीट ही तो प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो एक तरीके से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करो और फिर हीट एनर्जी को आप डिकम्पोजिशन के लिए यूज करो, सो इनडायरेक्टली वो थर्मल ही कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक किसको कहते हैं, ऐसा क्या करूं मैं कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाए। सो इसके लिए हम लोग कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे।